हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आपने इकोनॉमिक्स के मेरे 12th के सारे नोट्स वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। उन्हीं में से नेशनल इनकम के ऊपर आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं आज, और साथ साथ आप भी देखिए, आपको हर चीज पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर जो है थ्योरेटिकल वाइज सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट नेशनल इनकम चैप्टर का। नेशनल इनकम चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, पर उसको एक एक करके प्रैक्टिकल समझना है। लेकिन साथ साथ पहले हम थ्योरेटिकल के कुछ कंसेप्ट जो हैं वो इसमें करने जा रहे हैं। तो आप तैयार रहिए इन चीजों के लिए, और साथ साथ मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या क्या समझ आया, क्या नहीं आया, और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप साथ साथ जवाब दीजिए पूरी वीडियो के अंदर। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, बता सकते हैं कैन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बी ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, क्या बड़ा हो सकता है जीएनपी से? जरा पता लगाइए इसका आंसर, क्या जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो सकता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो पूछ रहे हैं क्या ये बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 है और ये 80 है तो क्या पॉसिबल है या नहीं है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है। अब देखो, आपको पता है कि जीएनपी जो है वो कैसे निकालते हैं? जीडीपी में हम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फॉरवर्ड, ऐड करके निकालते हैं। अगर ये हमारे पास एनएफआईए, इफ अगर हमारा एनएफआईए नेगेटिव है तो ये जीडीपी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी हमारे पास 100 है और एनएफआईए अगर मेरे पास -20 है तो जीएनपी ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा। बिल्कुल यस, जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन जीएनपी व्हेन NFI is नेगेटिव। NFI क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस, और इनमें से अगर टू अब्रॉड का पार्ट ज्यादा है तो NFI नेगेटिव हो जाएगा, और NFI नेगेटिव होगा तो जीडीपी बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर है यस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ फटाफट। स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? रेंट का फैक्टर इनकम है। नंबर 2, रॉयल्टी इज नॉट अ फैक्टर इनकम, टैक्स इज अ फैक्टर इनकम, सब्सिडीज इज द फैक्टर पेमेंट। बताओ इसमें से सही क्या है? आपको पता है फैक्टर इनकम 4 होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो ए पार्ट है रेंट फैक्टर इनकम है, यही एक ट्रू है, क्योंकि रॉयल्टी फैक्टर इनकम नहीं है। ओके, टैक्स फैक्टर इनकम नहीं है, सब्सिडीज फैक्टर पेमेंट है नहीं, इसका मतलब रेंट फैक्टर इनकम है। ये हमारा एक ओनली ऑप्शन ट्रू का है। रॉयल्टी फैक्टर इनकम होती है, इसलिए ये नॉट फैक्टर इनकम लिखा हुआ है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। ओके, समझ गए? थर्ड क्वेश्चन, which of the following are covered under the domestic territory of India। कौन सा इनमें से ऐसा है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है जो हमारी देश की सीमा के अंदर है। अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, अगर एसबीआई की ब्रांच लंदन में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो सकती। गूगल ऑफिस इंडिया में, रशियन एम्बेसी इंडिया में, या टाटा मोटर्स ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो ए और सी पार्ट है ये तो इंडियन बैंक है और इंडियन कंपनी है, ये अगर फॉरेन कंट्रीज में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो सकती। गूगल का ऑफिस इंडिया में है, ये हमारी टेरिटरी में माना जाएगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन एम्बेसी इंडिया के अंदर हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो ओनली जो फॉरेन ऑफिस इंडिया के अंदर है, गूगल का ऑफिस इंडिया के अंदर है, दैट विल बी कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट यानी कि जो हम रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल वगैरह यूज करते हैं फिनिश गुड्स बनाने में, बताइए इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर्स अगर दालें खरीदते हैं तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, वो फाइनल प्रोडक्ट है। मशीन परचेज बाय फर्म, व्हीट यूज बाय फ्लोर मिल, या व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड्स। तो ए और डी दोनों चीजें हैं, ये तो वैसे इग्नोर हो गई क्योंकि दोनों चीजें फाइनल गुड्स हैं हाउस होल्ड्स के लिए। लेकिन व्हीट अगर यूज करता है फ्लोर मिल वाला, आटे की चक्की वाला, अगर व्हीट यूज करता है, गेहूं यूज करता है आटा बनाने के लिए, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो गेहूं यूज कर रहा है, फ्लोर मिल, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आता है। क्योंकि मशीन भी अगर फर्म खरीदे वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। कौन सा फाइनल गुड नहीं है? ये पूछ रहे हैं, नॉट एन एग्जांपल। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, या फिर इसको मतलब इसका आगे रीसेल नहीं होता। ओके, चॉक डस्टर्स परचेज बाय स्कूल, फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स, या व्हीट यूज बाय फ्लोर मिल्स। पता है इसमें से कौन सा फाइनल गुड नहीं है? साफ दिखाई दे रहा है,
कि ये मतलब आपको क्या बताना है, अगर जो फाइनल गुड नहीं बताया इंटरमीडिएट बताना है। इंटरमीडिएट कौन सा बता रहे हैं, फर्टिलाइजर फार्मर यूज कर रहे हैं, दैट इज इंटरमीडिएट। वीट यूज कर रहा है फ्लोर मिल, दैट इज इंटरमीडिएट। और चॉक डस्टर स्कूल यूज करता है, वो भी इंटरमीडिएट। मतलब इसमें से एक भी फाइनल गुड नहीं है, तो सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो नॉट फाइनल गुड के हैं। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान वाले ने चीनी खरीदी है, वो क्या है, वाइल वही गुड इट इज अ डैश गुड व्हेन इट इज परचेज बाय कंज्यूमर। यानी कि शुगर अगर स्वीट शॉप खरीदा वो क्या है, और अगर वो क्या कहलाएगा अगर वो कंज्यूमर खरीदता है। तो शुगर अगर स्वीट शॉप वाला खरीदता है उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। और जो कंज्यूमर खरीदेगा वही शुगर, तो उसके लिए फाइनल गुड है। तो पहला ऑप्शन आई का इंटरमीडिएट, दूसरा फाइनल का, तो ये सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट बैठता है। ओके, क्लियर हो रहा है? कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं, जो कमाई नहीं जाती, जो सिर्फ मिलती है, जिसके बदले में कुछ वापस देना होता। बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम का? बोनस काम करने के बदले में मिलता है, कंपेंसेशन भी काम करने के बदले मिलता है, पर बेरोजगारी के जो अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, ये काम किए बगैर मिलता है। दिस इज देयरफॉर नोन एज इट इज ट्रांसफर इनकम। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for dash or for resale। ये डेफिनेशन है फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स दो जगह यूज होता है, या तो वो रीसेल के लिए होगा, रीसेल के लिए नहीं होगा, और ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। बताओ कौन सा है? इट इज आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और रीसेल, रीसेल या इन्वेस्टमेंट, और रीसेल फर्दर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रीसेल होते ही नहीं, तो ये तीन ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो या तो कंजम्पशन में यूज होगा या इन्वेस्टमेंट में यूज होगा। तो डायरेक्ट और वेरी इजी आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अर्थक्वेक, एंड क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो इसमें से अगर प्लांट डिस्ट्रॉय होता है या अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय होता है तो वो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता, वो कैपिटल लॉस कहलाता है। इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स का लॉस है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट है वेयर एंड टियर की वजह से, वही हमारा डेप्रिसिएशन कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखो, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा रॉ मटेरियल तरह यूज किया जाता है या किसकी रीसेल होती है? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं या रॉ मटेरियल में यूज किए जाएंगे या फिर वो रीसेल होंगे। कार सोल्ड बाय डीलर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, स्टील एंड सीमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, या फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर। इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? फर्टिलाइजर फार्मर खरीदेगा, इंटरमीडिएट है। स्टील सीमेंट फ्लाईओवर में यूज होगा, इंटरमीडिएट है। और अगर कार रीसेल की जा रही है सेकंड हैंड गुड्स की, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स कैटेगरी में आएगा। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेवर, ये तो नेट एक्सपोर्ट्स होता है। विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट्स, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, इसको भी छोड़ दो। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड माइनस करना है, तो NFIA निकल के आता है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कब बराबर होती हैं? यानी कि हमारे देश की इनकम और नेशनल इनकम में बराबरी तब होगी जब बाहर से कोई भी लेन देन ना हो। वो कौन सी इकोनॉमी होती है? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर होती है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम NNP/FC होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है NDP/FC, और आपको अगर नेशनल इनकम चाहिए, NNP/FC चाहिए, तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इसमें NFIA ऐड करके। तो NDP/FC में क्या ऐड करना है? NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, यानी कि ये वाला पार्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड कर दें तो हमारे पास वो नेशनल इनकम निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द नेट अमाउंट अवेलेबल टू हाउसहोल्ड्स फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग। कौन सी ऐसी इनकम होती है, कौन सा अमाउंट होता है जो हाउसहोल्ड्स के पास अवेलेबल होता है कंजम्पशन और सेविंग के लिए, कंजम्पशन एंड सेविंग के लिए? तो हम अपनी इनकम का या तो कुछ कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, पर ऐसी इनकम कौन सी होती है? नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, गवर्नमेंट इनकम, या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम नहीं होती, लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम PDI बोलते हैं,
पीडीआई का मतलब आपकी इनकम, वो जो आप डिस्पोज कर सकते हो, यानी कि सरकार को टैक्स देने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, जिसको आप कंज्यूम करो या सेव करो, दैट इज अमाउंट अवेलेबल टू यू, दैट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनमें से किसी भी कंसेप्ट के ऊपर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप इसमें वीडियो के एंड में मुझे लिख के भेजिए। 15th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें से वेजेस का पार्ट छोड़ दो तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जो पार्ट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। तो रेंट भी आता है इसके अंदर, इंटरेस्ट भी आता है, रॉयल्टी भी आती है। तो सिर्फ कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं आता ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, दैट इज डी पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा नेशनल इनकम अंदर इंक्लूड करेंगे? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, प्रॉफिट या स्कॉलरशिप। देखो, ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों को मिल रही है, इसका मतलब नेशनल इनकम में नहीं आ सकती, ट्रांसफर इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी ट्रांसफर अलाउंस है, स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर इनकम है। इसका मतलब प्रॉफिट अकेला ऐसा पार्ट है जो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को? हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कई नाम से जानते हैं। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यस। रिजर्व एंड सरप्लस, यस। रिटेन अर्निंग्स, यस। तीनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम हैं। तीनों के तीनों को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला जाता है, यानी वो प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, या इसी को हम कंपनीज का सेविंग्स बोलते हैं। तो डी इज द आंसर। 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन इज इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? लॉटरी की इनकम, ये कभी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। मिल्क परचेज बाय डायरी शॉप, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, या नन ऑफ दिस। इसमें से ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के अंदर? तो ये जो अब इसमें देखोगे, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं होती, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट ट्रांसफर इनकम होती है, और जो मिल्क परचेज करते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब इनमें से एक भी ऐसी इनकम नहीं है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो, दैट इज डी स्टिल द आंसर ऑफ दिस 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, Which one of the following method can be used to calculate national income? इसमें से कौन सा है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए हमारे पास इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एड मेथड, आपके पास सारे मेथड्स हैं। ओके, तो इसका मतलब डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? देखो, ग्रॉस तो ग्रॉस रहेगा, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इसका नाम है, बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो 1 और 2 दोनों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दूसरे नाम है, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड, बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट में देखोगे इसमें फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड वर्ड जो होता है उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है पूरी कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए। इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो दोनों हैं, ये आपके दोनों इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दूसरे नाम हैं। तो इसका बोथ 1 और 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखे। मैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर ऐसी कुछ और क्वेश्चंस, थ्योरी के भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स के भी हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए इस लर्न इन कॉमर्स हमारे वेबसाइट के साथ। ओके, तो अभी आज नेशनल इनकम के इतने एमसीक्यू के बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, और अगली क्लास के अंदर मैं और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के एमसीक्यू लेके आऊंगा। ओके, तो टिल देन stay connected with Learn in Commerce, stay connected, stay healthy, stay focused. Okay, thank you once again, goodbye.